Assalamu alaikum dear students, I am your instructor Salman Amin Malik for the course Operations Research. Today is the 6th lecture of Operations Research. Last lecture में let me recall you what we have done in the last lecture. Last lecture में हमने mathematical modeling जो है ये करनी सीखी थी, लेकिन problems जो थे वो real world problems इस तरह के थे जिनमें decision variables जो थे वो हमारे 2 से ज़्यादा decision variables थे. अब 5th लेक्चर से पहले हमने जितने भी मॉडल्स कंसिडर किए थे या जितने भी रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स ओआर में कंसिडर की थी वो तमाम की तमाम प्रॉब्लम्स उनमें डिसीजन वेरिएबल सिर्फ 2 थे और उसको हम ग्राफिकल सॉल्यूशन से कर लेते थे. लेकिन लास्ट 5th लेक्चर में मैंने आपको मैथमेटिकल मॉडलिंग करना सिखाई थी कि अगर डिसीजन वेरिएबल्स आर मोर देन वन, इनफैक्ट जितने ज़्यादा डिसीजन वेरिएबल्स होते हैं उतने आपका प्रॉब्लम जो है वो डिफ़िकल्ट होता है सॉल्व करने के लिए. एंड वी हैव सीन दैट वी कैन नॉट सॉल्व सच टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स इन विच वी हैव मोर देन 2 डिसीजन वेरिएबल्स बाय ग्राफिकल मेथड. ग्राफिकल मेथड जो है 2D में हम सिर्फ लाइन्स ही प्लॉट कर सकते हैं. वी कांट डू द ग्राफिक्स विद द inequalities or equations which have more than 2 or 3 variables, 3 or 4 or 5, let's say 6 variables. In fact last lecture में हमने 6 variables वाला भी एक problem किया था और एक problem जो था वो 5 variables वाला किया था. अब लेकिन physical world में more than 5 variables, in fact thousands decision variables भी हो सकते हैं और आपके पास कंस्ट्रेंट्स जो हैं उनकी भी जो वैल्यूज नंबर है वो भी थाउजेंड्स में हो सकता है, 1000 से ज़्यादा भी हो सकता है. तो इस तरह के लीनियर प्रॉब्लम्स को, लीनियर प्रोग्राम मॉडल्स को सॉल्व करने के लिए हमें कोई ना कोई एल्गोरिदम जो है, एफिशिएंट एल्गोरिदम जो है वो डेवलप करना चाहिए. इनफैक्ट लोगों ने डेवलप किया हुआ है, हम उनको सिर्फ OR के कोर्स में स्टडी करेंगे, सीखने की कोशिश करेंगे सो दैट वी कैन अप्लाई द सेम एल्गोरिदम ऑन आवर प्रॉब्लम विच वी हैव इन आवर country or in our social life or in our individual level problem जो हमारी फैमिली में भी हो सकता है OR problems, because OR operation research has applications in everywhere. ठीक है, क्योंकि मैनेज तो आप करते हैं ना, अपना टाइम मैनेज करते हैं, अपनी मनी मैनेज करते हैं, अपनी जो है ये कॉस्ट जो है वो अगर आप कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, अपना घर कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं तो आप चाहते हैं कि मिनिमम कॉस्ट में आपको बेहतर घर जो है कंस्ट्रक्ट कर सकें. तो यू कैन अप्लाई दीज कॉन्सेप्ट्स विच वी आर लर्निंग इन OR कोर्स. आज के लेक्चर में हम बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जो 2 से 3 लेक्चर्स में इंशाल्लाह हम फिनिश करेंगे. द सिंप्लेक्स मेथड. और सिंप्लेक्स मेथड जो है इट कैन सॉल्व एनी लीनियर प्रोग्राम मॉडल विच एनी नंबर ऑफ वेरिएबल्स. इनफैक्ट हम जो है 2 से स्टार्ट करेंगे और आई विल क्रिएट अ लिंक बिटवीन ग्राफिकल सॉल्यूशन 2x2 डिसीजन वेरिएबल्स का और उसका और एक 2x2 जिसमें डिसीजन वेरिएबल 2 होंगे उसको मैं सॉल्व करूंगा बाय सिंप्लेक्स मेथड और एक एनालॉजी या फिर एक लिंक जो है डेवलप करने की कोशिश करूंगा. तो लास्ट लेक्चर में जैसे मैंने आपको प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स भी दिए थे, मैं उम्मीद करता हूं कि आपने वो प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स जो हैं वो सॉल्व कर लिए होंगे. आपकी दोनों बुक्स, जो हिलियर लिबरमैन की भी बुक है और ताहा की भी जो बुक है, उसमें एक्सरसाइज के क्वेश्चंस आपको करने चाहिए. इनफैक्ट आपकी असाइनमेंट्स और आपके क्विजेस वगैरह वो इन्हीं दोनों बुक्स में से दिए जाएंगे. इफ़ यू डू द एक्सरसाइजेज योरसेल्फ और ट्राई टू डू द एक्सरसाइजेज फॉर योरसेल्फ तो इंशाल्लाह आप you will feel comfortable in your evaluation. ठीक है, तो आज का जो 6th लेक्चर है इसमें हमने पहले मैं जो ग्राफिकल हमने सॉल्यूशन किए हुए हैं उसकी कुछ खास प्रॉपर्टीज जो है वो हाईलाइट करने की कोशिश करूंगा, आपको रिकॉल करवाने की कोशिश करूंगा. ठीक है, उसके बाद मैं लिंक डेवलप करूंगा और सिंप्लेक्स मेथड के बेसिक स्टेप्स जो हैं वो डिफाइन करने की और अप्लाई करने की कोशिश करूंगा ऑन डिफरेंट रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स विच आर लीनियर प्रोग्राम मॉडल्स. ठीक है, लीनियर प्रोग्राम मॉडल्स आपको पता है वो क्या होते हैं कि डिसीजन वेरिएबल्स की ऑब्जेक्टिव फंक्शन में एज वेल एज इन ऑल द कंस्ट्रेंट्स पावर मैक्सिमम जो है वो 1 होती है एंड नो टर्म इन्वॉल्व्स द प्रोडक्ट ऑफ 2 डिसीजन वेरिएबल्स. ये भी नॉन लीनियर
कंस्ट्रेंट्स या नॉन लीनियर ऑब्जेक्टिव फंक्शन को लीड करते हैं इफ आवर ऑब्जेक्टिव फंक्शन और some terms of the constraint contain a term which involves the product of two decision variables. ठीक है, so let's start the lecture. आज हमारा 6th लेक्चर है. फर्स्ट स्लाइड में मैंने विंडो और ग्लास कंपनी का प्रॉब्लम हमने ग्राफिकली जो है ना वो सॉल्व किया था. वो मैंने उसका ग्राफिकल सोल्यूशन प्रॉब्लम भी लिया गया है जो कि मैक्सिमाइज का था. प्रॉफिट को हमने मैक्सिमाइज करना था और फर्स्ट स्लाइड में ये सब चीज़ें जो हैं ग्राफ, प्रॉब्लम, दिस इज द मैथमेटिकल मॉडल व्हाट वी कॉल, अब आप फेमिलियर होंगे, इनफैक्ट आप ये बना भी सकते हैं. दिस इज मैथमेटिकल मॉडल, दिस इज इट्स ग्राफिकल सॉल्यूशन, ग्राफिकल सॉल्यूशन. और ये आपको बहुत अच्छी तरह मैंने करवाया ग्राफिकल सॉल्यूशन. और मैं उम्मीद करता हूं कि अगर 2x2 कोई भी ओआर का प्रॉब्लम दिया जाए, सॉरी, आप उसको सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है, अब इस ग्राफिकल सॉल्यूशन में मैंने कॉर्नर्स जितने भी हैं, मेरे कंस्ट्रेंट्स जितने भी कॉर्नर बना रहे हैं 1 2 वो मैंने आइडेंटिफाई किए हुए हैं. 3 4 5 6 7 8. इनफैक्ट इसमें फिजिबल कॉर्नर भी हैं. कॉर्नर पॉइंट फिजिबल सॉल्यूशन जिसका CPF, कॉर्नर पॉइंट फिजिबल सॉल्यूशन, CPF हम बहुत ज्यादा यूज करेंगे OR में नेक्स्ट 2 और 3 लेक्चर्स में. तो corner point feasible solutions are those corner points which are in the or at the boundary of the physical region. जैसे ये origin 06, 26 and 40, 43 are the corner point feasible solution, whereas these are the corners. ये भी corners हैं लेकिन ये feasible नहीं है क्योंकि feasible region से out बाहर हैं, ये outside हैं. 09 ये भी feasible नहीं है, 4-6 ये भी फिजिबल नहीं है और 6-0 ये भी फिजिबल नहीं है. तो कॉर्नर पॉइंट्स ग्राफिकल मेथड में जितने भी हमारे बनते हैं वो सब हम कैलकुलेट कर लेते हैं और कॉर्नर पॉइंट्स को फर्दर हमने कैटेगराइज कर दिया. कॉर्नर पॉइंट फिजिबल सॉल्यूशन, कॉर्नर पॉइंट इनफिजिबल सॉल्यूशन. ठीक है, अब एडजेसेंट कॉर्नर पॉइंट फिजिबल सॉल्यूशन फॉर ईच कॉर्नर पॉइंट फिजिबल सॉल्यूशन ऑफ द विंडो ग्लास प्रॉब्लम ये मैंने आइडेंटिफाई किया. क्योंकि सिंप्लेक्स मेथड की आइडिया जो है वो ये है कि वो एक कॉर्नर पॉइंट से फिजिबल सॉल्यूशन के या नॉन, जरूरी नहीं है फिजिबल सॉल्यूशन के से स्टार्ट करे सिंप्लेक्स मेथड, लेकिन वो कॉर्नर पॉइंट से आगे एडजेसेंट कॉर्नर पॉइंट्स जो होते हैं ना उनको देखता है कि वहां पे ऑब्जेक्टिव वैल्यू जो है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू जो है कम है या ज्यादा है. अब इसका मतलब ये हुआ कि हमें पहले ये डिफाइन करना चाहिए कि इफ वी आर गिवन अ कॉर्नर पॉइंट फिजिबल सॉल्यूशन, फिजिबल कॉर्नर पॉइंट दिया गया हो तो उसके एडजेसेंट कौन कौन से कॉर्नर पॉइंट्स को हम कहेंगे कि ये कॉर्नर पॉइंट्स उसके एडजेसेंट हैं. तो इसकी सिंपल सी एक डेफिनेशन है कि a corner point is said to be adjacent to another corner point if there is a constraint linking these two corner points. ग्राफिकली ये हो गई. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये 0 के एडजेसेंट 2 कॉर्नर पॉइंट्स हैं. एक क्यों 40 is an adjacent corner point of origin. Why? Because there is a constraint x1 greater than 0 जो कि इससे यहां तक ये एक एज बना रहा है. Similarly 06 is a corner point of adjacent corner point of origin because there is an edge which links origin to this point. अब 0 जो है 43 का adjacent या एडजेसेंट कॉर्नर पॉइंट नहीं है क्योंकि इस ओरिजिन और इस 4-3 के दरमियान
कोई ऐसा कंस्ट्रेंट नहीं है जो कि इन दोनों को लिंक कर रहा हो, ठीक है। तो ये तो एडजेसेंट कॉर्नर पॉइंट फिजिबल सॉल्यूशन जो है ये हमने सीख लिया कि ये क्या होते हैं, डिफाइन कर लिया। फॉर एग्जांपल 0 का मैंने आपको बता दिया। अब 0, 6 के एडजेसेंट कॉर्नर पॉइंट कौन से हैं? एक तो ये है, 2, 6 है, 0, 0 है, और एक ये इनफिजिबल भी है 0, 6, 0, 9, 0, 6 के, ठीक है। तो इसके इनफैक्ट 3 एडजेसेंट कॉर्नर पॉइंट है। एक 0, 9 जो कि इनफिजिबल है और इसमें हम इंटरेस्टेड भी नहीं होते इनफिजिबल कॉर्नर पॉइंट्स में। दूसरा 2, 6 ये फिजिबल है, फिजिबल कॉर्नर पॉइंट है। एंड अनदर वन इज ओरिजिन, ये भी कॉर्नर पॉइंट फिजिबल सॉल्यूशन है, ठीक है। CPF है हमारा। CPF टर्म मैंने आपको बार बार कह रहा हूं कि हम बहुत ज्यादा यूज करेंगे। सिमिलरली 2, 6 का एडजेसेंट फिजिबल CPF कौन से हैं? 2, 6 के एडजेसेंट CPF हैं 0, 6 और 4, 3। और इसी तरह मैंने कैलकुलेट किए हुए हैं, ये टेबल बनाया हुआ है कि 4, 0 के लेट से कौन से ओरिजिन है और 4, 3 है, ठीक है। वी आर ओनली इंटरेस्टेड इन CPFs। अब ये स्टेटमेंट लिखी हुई है, 2 of its CPF solutions are adjacent if they share one constraint boundary। यही मैंने आपको बताया। अब ऑप्टिमल सॉल्यूशन कौन सा होगा? ऑप्टिमल सॉल्यूशन के लिए ऑप्टिमैलिटी टेस्ट जो है वो हम डिफाइन करते हैं। इससे पहले ग्राफिकल में तो हम ये करते हैं ना कि हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन को प्लॉट करते थे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन है और इसकी इंक्रीजिंग डायरेक्शन में इस लाइन को मूव करवाते थे। तो फिजिबल रीजन के जिस पॉइंट से को ये इंटरसेक्ट करता है ऑब्जेक्टिव फंक्शन की लाइन, और ये अगर z की वैल्यू उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट से मैं ज्यादा रखता हूं तो वो फिजिबल रीजन से बाहर चला जाए, उसको हम कहते थे कि ये ऑप्टिमल सॉल्यूशन है, ठीक है। तो ऑप्टिमैलिटी टेस्ट क्या है? कंसीडर एनी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम दैट पोजेसेस एटलीस्ट वन ऑप्टिमल सॉल्यूशन। ऑप्टिमल सॉल्यूशन उसका कम से कम एक जरूर होना चाहिए, और ये मैंने आपको पहले बता दिया था कि इफ अ corner point feasible solution has no adjacent CPF solution that are better as measured by z, then it must be an optimal solution। in fact यही डेफिनेशन है। क्या है ये? क्या स्टेटमेंट कह रही है कि अगर आपके पास एक कॉर्नर पॉइंट फिजिबल सॉल्यूशन है और उसके एडजेसेंट कोई कॉर्नर पॉइंट फिजिबल सॉल्यूशन नहीं है, कॉर्नर पॉइंट फिजिबल सॉल्यूशन नहीं है जिसकी बेटर वैल्यू हो ऑब्जेक्टिव फंक्शन की, विच गिव्स द बेटर वैल्यू ऑफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन, देन दैट कॉर्नर पॉइंट फिजिबल सॉल्यूशन इज इन फैक्ट द ऑप्टिमल सॉल्यूशन, ठीक है ना। जैसे इस पॉइंट में ये आप फिजिबल यहाँ पे कंस्ट्रेंट नहीं हमने प्लॉट किया हुआ 3x1 + 5x2, अदरवाइज वी आर एबल टू, इनफैक्ट आज के लेक्चर में हमने करना है ग्राफिकल सॉल्यूशन जिसमें हम करेंगे। तो ये ऑप्टिमैलिटी टेस्ट जो है ना ये आपने याद रखना है। ऑप्टिमैलिटी टेस्ट एक बार फिर बता देता हूँ। ऑप्टिमैलिटी टेस्ट क्या है कि एक कॉर्नर पॉइंट फिजिबल सॉल्यूशन, CPF जो है वो सारे कैलकुलेट कर लिए, ठीक है। अब एक CPF को आपने चेक किया, उस पे ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू निकाली, उसके एडजेसेंट CPFs आपने निकाल लिए। CPFs आपको पता है एडजेसेंट CPFs किस तरह आइडेंटिफाई करने हैं। उन एडजेसेंट CPFs पे ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू निकालें। अगर तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू बेटर है, वो CPF जिसके एडजेसेंट वो 2 CPFs हैं, ठीक है, 2 या 2 से ज्यादा CPFs हैं, अगर तो बेटर वैल्यू है इसका मतलब है कि वो ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं है। अगर उस CPF की अपने एडजेसेंट CPF से
सबसे बेटर वैल्यू है, इसका मतलब है कि वही ऑप्टिमल सॉल्यूशन है। और इसकी बहुत बड़ी ऑप्टिमाइज टेस्ट की एक कंडीशन है कि कम अज कम आपका ओवर प्रॉब्लम का कम अज कम एक ऑप्टिमल सॉल्यूशन जरूर एग्जिस्ट करना चाहिए। ठीक है, तो एक ऑप्टिमल सॉल्यूशन अगर एग्जिस्ट करता है देन वी कैन अप्लाई द ऑप्टिमैलिटी टेस्ट। और ये ऑप्टिमैलिटी टेस्ट जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट होगा और सिंप्लेक्स मेथड में इसकी अलजेब्राइकली जो है हम एनोलॉजी डेवलप करेंगे। ठीक है, इन सिंबल्स। अब फॉर एग्जांपल ये जो ऑप्टिमैलिटी टेस्ट मैंने आपको बताया इसको इस पे ही हम अप्लाई करते हैं। ठीक है, और ये प्रॉब्लम जो है ये वही हमारे पास प्रॉब्लम है जो कि विंडोर ग्लास कंपनी वाला, और इसका ऑब्जेक्टिव फंक्शन 3x1 प्लस 5x2 था। ऑब्जेक्टिव फंक्शन इसका क्या था, z इक्वल्स 3x1 प्लस 5x2। लेट्स से आई स्टार्ट फ्रॉम दिस ओरिजिन। अब ओरिजिन पे z की वैल्यू क्या है, z की वैल्यू 0 है ओरिजिन पे। ठीक है, x1 इक्वल 0 और x2 इक्वल 0 इसमें डालें, आपकी वैल्यूज क्या, z क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। ठीक है, लेकिन इसके एडजेसेंट कॉर्नर CPFs कौन से हैं, कॉर्नर पॉइंट फिजिबल सॉल्यूशंस कौन से हैं, एक ही है, एक ही है। इसका मतलब है 0 4 एंड 4 0 एंड 0 6। इसके लिए x1 इक्वल्स 4 है और x2 इक्वल्स 0 है। अब मैं ओरिजिन विल बी माई ऑप्टिमल सॉल्यूशन इफ एडजेसेंट CPFs have less value when I substitute in Z। अब इसको Z में डालता हूं तो वैल्यू क्या आती है, 12 आती है। इस पॉइंट को Z में डालता हूं तो वैल्यू क्या आती है, 30 आती है। ठीक है, तो ये तो Z इक्वल 0 से तो बेटर वैल्यूज दे रहे हैं। इसका मतलब है कि जो मैक्सिमम वैल्यू होगी ना उस CPF को मैं ऑप्टिमल सॉल्यूशन का एज अ कैंडिडेट जो है कंसिडर कर लूंगा, बाकी छोड़ दूंगा। तो फर्स्ट इटरेशन में ऑप्टिमैलिटी टेस्ट मैंने लगाया, ओरिजिन ऑप्टिमैलिटी टेस्ट पास नहीं कर रहा क्योंकि 0.6 पे z की वैल्यू 30 ज्यादा बड़ी आ रही है। तो मैंने आई मूव टू दिस पॉइंट, दिस इज a candidate for the optimal solution of my problem। अब इसके एडजेसेंट में देखा, इसके एडजेसेंट CPFs कौन कौन से हैं, एक तो ओरिजिन है और एक कौन सा है, 2 6 वाला है। 2 6 में x1 इक्वल्स 2 है, x2 इक्वल्स 6 है और मेरा z की वैल्यू क्या बनती है जब मैं इस इक्वेशन में डालूं, ऑब्जेक्टिव फंक्शन में डालूं, 3 इंटू 2 6 प्लस 6 इंटू 5 30, ये 36 बनती है ऑब्जेक्टिव वैल्यू मेरी। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि ऑप्टिमैलिटी टेस्ट मैंने अप्लाई किया तो 0.6 भी जो है वो भी मेरा ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं है, बिकॉज आई हैव एन एडजेसेंट CPF which is 2 6 which gives me z equals 36 and 36 is greater than 30। ठीक है, so I will replace my 0.6 point to this corner point which is 2 6। So candidate for optimal solution is this point 2 and 6। अब 2 और 6 के एडजेसेंट फिजिबल पॉइंट्स कौन से हैं, CPFs कौन से हैं, एक तो 0.6 ही है, उस पे मैंने z कैलकुलेट किया है, एक और ये एडजेसेंट है जो कि 4 3 है। अब 4 3 पे मैं z की वैल्यू कैलकुलेट करूंगा। 4 3 पे जब मैं z की वैल्यू कैलकुलेट करता हूं, ये 3 4s are 12 प्लस 5 3s are 15, ये 27 आती है। अब आपने देखा कि ये 2 6 जो है ऐसा CPF है जिसके एडजेसेंट कॉर्नर CPFs जो हैं, कॉर्नर पॉइंट फिजिबल सॉल्यूशंस जो हैं, वो इस पॉइंट के कोरस्पोंड z की लेस वैल्यू रख रहे हैं, बेटर वैल्यू नहीं है। सो इफ दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ मैक्सिमाइजेशन, माय ऑप्टिमल सॉल्यूशन इज कोरस्पॉन्ड्स टू दिस
CPF which is 2 6। ठीक है, तो हमेशा हम यही किया करेंगे, सिंप्लेक्स मेथड भी में भी यही हुआ करेगा। ये इनफैक्ट सिंप्लेक्स मेथड के ही स्टेप्स थे, लेकिन ये हमने ग्राफ पे किए हैं। लेकिन सिंप्लेक्स मेथड मैंने आपको लेक्चर के शुरू में कहा है कि ये तो हम मोर देन 2 वेरिएबल्स के लिए सॉल्व करेंगे, तो इन्हीं स्टेप्स को मैं अलजेब्राइकली करना सीखूंगा। ठीक है, ये आज के लेक्चर में हमने सीखना है और नेक्स्ट लेक्चर में भी सिंप्लेक्स मेथड की कुछ एग्जांपल्स करेंगे। ठीक है, तो हमेशा मैं इनिशियलाइज करने की कोशिश करूंगा 0 0 से। इफ द 0 0 इज इनिशियल फिजिबल CPF stands for कॉर्नर पॉइंट फिजिबल सॉल्यूशन CPF। ठीक है, और फिर उसके बाद मैं क्या ऑप्टिमैलिटी कंडीशन जो है वो अप्लाई किया करूंगा। ऑप्टिमैलिटी कंडीशन क्या है कि जो मैंने CPF पिक किया है, इनिशियलाइज जिससे कर रहा हूं, उसके एडजेसेंट CPF ढूंढा करूंगा। अगर एडजेसेंट CPF Z की बेटर वैल्यू दे रहे हैं, जो सबसे बेटर वैल्यू दे रहा होगा उसको मैं कैंडिडेट ले लूंगा ऑप्टिमल सॉल्यूशन के और बाकी CPFs को इग्नोर कर दूंगा। फिर वो जो CPF कैंडिडेट बन गया होगा, जैसे इस एग्जांपल में सबसे पहले कैंडिडेट बनता है 0 6 के बाद बनता है 2 6। 0 6 पे जो कैंडिडेट न्यू कैंडिडेट है ऑप्टिमल सॉल्यूशन के लिए, उसके एडजेसेंट मैं CPFs ढूंढा करूंगा। उसके एडजेसेंट CPF में फिर Z की वैल्यू देखूंगा। अगर Z की वैल्यू CPF जो ऑलरेडी CPF कैंडिडेट है ऑप्टिमल सॉल्यूशन के, उसके एडजेसेंट CPFs जो हैं, अगर आप Z की वैल्यू बेटर दे देंगे तो मैं उस CPF को रिप्लेस कर दूंगा बाय अ बेटर वैल्यू ऑफ Z एंड दैट CPF। ठीक है, जैसे हम इस एग्जांपल में करते हैं। ठीक है, ये एग्जैक्टली सिंप्लेक्स मेथड के स्टेप्स हुआ करेंगे, लेकिन अलजेब्राइकली सिंबल्स में किस तरह करने हैं ये देखते हैं अभी। इस स्लाइड में मैंने की कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो इकट्ठे किए हुए हैं। द की सॉल्यूशन कॉन्सेप्ट नंबर 1 क्या है? लेट्स गो दीज कॉन्सेप्ट्स वन बाय वन। कॉन्सेप्ट नंबर 1 है द सिंप्लेक्स मेथड फोकसेस solely on CPF solution, corner point feasible solution, for any problem with at least one optimal solution। हर जरूरी नहीं है कि हर लीनियर प्रोग्राम मॉडल का जो है LP प्रॉब्लम का जो है वो सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा हो। हमने एक लेक्चर में देखा भी था कि एक का फिजिबल रीजन ही नहीं बनता तो आप सॉल्यूशन की बात ही नहीं कर सकते ऑप्टिमल सॉल्यूशन की। तो यहाँ पे हम कंडीशन लगा रहे हैं कि LP मॉडल जो है, प्रॉब्लम जो है, उसका एक सॉल्यूशन कम से कम जरूर हो। फाइंडिंग वन रिक्वायर्स ओनली फाइंडिंग अ बेस्ट CPF सॉल्यूशन। नाउ द ऑप्टिमल सॉल्यूशन मींस कि आप कॉर्नर पॉइंट सॉल्यूशन, बेस्ट कॉर्नर पॉइंट सॉल्यूशन जो है वो किस तरह ढूंढते हैं। कॉन्सेप्ट 2 क्या है? द सिंप्लेक्स मेथड इज एन इटरेटिव एल्गोरिथम। ये हमने देख लिया पिछली स्लाइड में कि ये इटरेटिव मेथड है, और जब इसको अलजेब्राइकली भी डिफाइन करेंगे तब भी हम देख सकेंगे कि ये इटरेटिव मेथड है। कॉन्सेप्ट 3 क्या है? Whenever possible, the initialization of simplex method chooses the origin. All decision variables equals to 0 to be the initial CPF solution. When there are too many decision variables, let's say 10,000 and 1,000, these are too many variables. To find an initial CPF solution graphically, this choice eliminates the need to use algebraic procedures to find and solve for an initial CPF solution. अब हम सिंप्लेक्स मेथड के लिए ओरिजिन ही क्यों लें भाई CPF सॉल्यूशन इनिशियल स्टेप के लिए? ये इसलिए, ये जस्टिफिकेशन अभी बताई है मैंने, ये इसलिए लेंगे कि इमेजिन करें कि आपका जो एक प्रॉब्लम है उसमें 1000 डिसीजन वेरिएबल। अगर 1000 डिसीजन वेरिएबल हैं तो ओरिजिन के अलावा कॉर्नर पॉइंट फिजिबल रीजन का ढूंढना ये बड़ा मुश्किल है। और LP प्रॉब्लम में याद रखिएगा कि एक कंडीशन ये होती है कि ऑल द डिसीजन वेरिएबल्स
आर नॉन नेगेटिव। इसका मतलब है कि ओरिजिन तो फिजिबल सॉल्यूशन में जरूर होगा ड्यू टू दिस कंडीशन कि ऑल द डिसीजन वेरिएबल्स आर नॉन नेगेटिव। इस कंडीशन की वजह से ओरिजिन एक सीपीएफ कॉर्नर पॉइंट फिजिबल सॉल्यूशन एलपी प्रॉब्लम्स का हमेशा होगा। अब अगर कोई मुझे ये कहे कि मैं इनिशियलाइज करना चाहता हूं अदर देन ओरिजिन पॉइंट से, तो मैं उसे यही कहूंगा ना भाई ये आपका एलपी प्रॉब्लम है, इसमें 1000 डिसीजन वेरिएबल्स हैं, आप इसका अदर सीपीएफ सॉल्यूशन ढूंढ लें और उससे इनिशियलाइज कर लें। अब इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी ने 1000 डिसीजन वेरिएबल्स के एलपी प्रॉब्लम के लिए अपना सिंप्लेक्स मेथड इनिशियलाइज करना है अदर देन ओरिजिन से, उसको 1000 डिसीजन वेरिएबल्स वाला कंस्ट्रेंट्स जो है उनको सॉल्व करना पड़ेगा। अब ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस अगर इक्वेशंस हो या इनइक्वालिटीज हो, इट्स अ डिफिकल्ट टास्क कि उसका एक नॉन जीरो सोल्यूशन ढूंढा जाए। लेकिन मैंने आपको बता दिया है कि एलपी प्रॉब्लम होगा तो उसका हमेशा नॉन नेगेटिविटी ऑफ द डिसीजन वेरिएबल्स एंश्योर्स दैट वी हैव ओरिजिन इन द CPF solution. Origin is a CPF solution. Corner point feasible solution होगा। ये नॉन नेगेटिविटी ऑफ द डिसीजन वेरिएबल्स ये अश्योर करती है एलपी प्रॉब्लम्स में, और ये सिर्फ एलपी प्रॉब्लम्स में होता है। ठीक है, अब कॉन्सेप्ट 4 जो है वो क्या है? गिवन अ CPF solution, it is much quicker computationally to gather information about its adjacent CPF solutions than about other CPF solutions. ठीक है, कोई भी CPF solution दिया गया हो तो ये सिर्फ हमें adjacent देखने पड़ते हैं, हमें तमाम corner point feasible solution नहीं देखने पड़ते। एक CPF solution है तो हमने अगर better solution ढूंढना है तो हमने सिर्फ उसके adjacent देखने हैं। मे भी आपके कॉर्नर पॉइंट फिजिबल सॉल्यूशन जो है वो एक प्रॉब्लम के लिए 10,000 हो, हम देखेंगे आज के लेक्चर में दैट विल बी अ लार्ज नंबर। लेकिन अगर एक कॉर्नर पॉइंट हमने फिक्स कर लिया, इनिशियलाइज कर लिया, उसके एडजेसेंट तो सब के सब तो नहीं ना एडजेसेंट हो सकते, उससे कम होंगे। सो वी आर मेकिंग इजी, कंप्यूटेशन वाइज भी इजी कर रहे हैं हमने अपने सिंप्लेक्स मेथड जो हमने अभी डेवलप करना है। ठीक है, therefore each time the simplex method performs an iteration to move from the current CPF solution to the better one, ये हमने पिछले एग्जांपल में देख भी लिया। it always chooses a CPF solution that is adjacent to the current one। ठीक है, ये पिछले स्लाइड में हमने देखा भी था। no other CPF solutions are considered, बाकी CPF solutions we don't केयर अबाउट दिस वन, क्योंकि अगर वो ऑप्टिमल बेटर वैल्यू देता होगा तमाम एडजेसेंट सीपीएफ से, वो ही जो है ऑप्टिमल होगा। अगर नहीं होगा, वो ऑप्टिमल सॉल्यूशन सीपीएफ नहीं है, तो फिर कोई ना कोई एडजेसेंट सीपीएफ इस तरह का जरूर हमें मिलेगा जो कि बेटर वैल्यू देता होगा ऑब्जेक्टिव फंक्शन की। ठीक है, इसी तरह हम रिप्लेस करते जाएंगे, अल्टीमेटली वी विल रीच एट द ऑप्टिमल कॉर्नर फिजिबल पॉइंट सॉल्यूशन। ठीक है, कॉन्सेप्ट नंबर 5 क्या है? आफ्टर द करंट CPF solution is identified, the simplex method examines each of the edges of the feasible region that emanate from its CPF solution। ठीक है, adjacent हमने पहले ही कह दिया। each of these edges leads to an adjacent CPF solution that at the other end, but the simplex method does not even take the time to solve the adjacent CPF solution। तो simplex method जो है, जो भी ये method है, बड़ा powerful method हुआ। Instead, it simply identifies the rate of improvement in Z that would be obtained by moving along the edge। तो ये जो है मूविंग अलोंग द एज, ये ही हमने पिछली स्लाइड पे एग्जांपल जो किया उसमें भी हमने यही किया। कॉन्सेप्ट 6 इज सॉल्यूशन। कॉन्सेप्ट 5 डिस्क्राइब्स हाउ द सिंप्लेक्स मेथड एग्जामिन्स ईच ऑफ द एजेस ऑफ द फिजिबल रीजन दैट एमनेट फ्रॉम द current CPF solution. This examination of an edge leads to quickly identifying the rate of improvement in Z। जाहिर बात है, अगर किसी CPF पे ऑब्जेक्टिव वैल्यू ज़्यादा आ रही है, इसका मतलब है उस
कंस्ट्रेंट जो कि दो CPFs को एडजेसेंट कर रहा है, उस कंस्ट्रेंट के अलॉन्ग हम मूव करें टूवर्ड्स दैट CPF विच गिव्स द बेटर वैल्यू, तो ऑब्जेक्टिव वैल्यू इंक्रीज होगा। ठीक है, that would be obtained by moving along the edge toward the adjacent CPF solution at the other end. Therefore, the optimality test consists simply of checking whether any of the edges give a positive rate of improvement. Positive rate of improvement है अगर ये दो edges हैं, ये CPF जो है इस पे लेस वैल्यू है, इस CPF पे मैक्सिमम वैल्यू है। इसका मतलब है कि ये अगर एडजेसेंट है तो इस एज के अलोंग अगर हम मूव करें तो हमारा ऑब्जेक्टिव वैल्यू जो है वो बढ़ रही है। ठीक है, तो यही हमने करना है, सिंपलेक्स मेथड यही करता है। अगर ऐसे CPF पे हम पहुंच गए हैं कि जिसके एडजेसेंट कोई भी CPF जो है वो बेटर वैल्यू ऑब्जेक्टिव फंक्शन की नहीं दे रहा, तो वही ऑप्टिमम सोल्यूशन होगा। ठीक है, अब जरा LP मॉडल, लीनियर प्रोग्राम मॉडल के लिए ये जो सिंप्लेक्स मेथड की कॉन्सेप्ट्स मैंने आपको बताया, इनको अलजेब्राइकली एक प्रॉब्लम के लिए हम देख भी लेते हैं कि ये क्या किस तरह होंगे। लेकिन उससे पहले हम कुछ अपने ओवर प्रॉब्लम को ट्रांसफॉर्म किया करेंगे। तो हम देखते हैं कि सिंप्लेक्स मेथड के लिए क्या कौन से स्टेप्स रिक्वायर्ड हैं। द सिंप्लेक्स मेथड computations require the following यहाँ पे TWO, two restrictions on the constraints है। ठीक है, the first restriction is all the constraints with the exception of the non-negativity of the variables are equations with non-negative right hand side। इसका मतलब है कि जितने भी constraint हैं, अभी तक हमने इस तरह के constraint पढ़े हैं, x1 प्लस 2x2 लेस देन और इक्वल टू लेट्स से 50। लेकिन सिंप्लेक्स मेथड ये कह रहा है कि कोई भी कंस्ट्रेंट इनइक्वालिटी में नहीं होना चाहिए, सब कंस्ट्रेंट जो है इक्वेशन में हो। तो हम सीखेंगे कि इस तरह के कंस्ट्रेंट्स को जो कि इनइक्वालिटी में है, लेस देन और इक्वल टू और ग्रेटर देन और इक्वल टू, तो उनको किस तरह हम इक्वालिटी में चेंज करते हैं। सेकंड ये कह रहा है कि राइट हैंड साइड जो है, जो कि ये बन रही है, ये नॉन नेगेटिव हो, यानी कि हम इस तरह का कंस्ट्रेंट सिंप्लेक्स मेथड में x1 प्लस x2 लेस देन और इक्वल टू -5, इस तरह का कंस्ट्रेंट सिंप्लेक्स मेथड में नहीं आ सकता। ठीक है, -x1 कर लें, तो इसको हम ट्रांसफॉर्म किया करेंगे इक्वेशन में। पहली बात क्या है कि इक्वेशन में ट्रांसफॉर्म करेंगे, और दूसरी बात क्या है कि राइट हैंड साइड को नॉन नेगेटिव भी बनाएंगे। और राइट हैंड साइड को नॉन नेगेटिव बनाना अगर हम इक्वेशन में ट्रांसफॉर्म कर लेंगे तो फिर तो सिंपल है कि पूरी इक्वेशन को -1 से मल्टीप्लाई कर दें। तो पहले हम सीखते हैं कि किस तरह जो भी कंस्ट्रेंट दिए गए हैं लेस देन और इक्वल या ग्रेटर देन और इक्वल में, उनको इक्वेशन में किस तरह ट्रांसफॉर्म करना है। अब ये जो पॉइंट मैंने आपको बताया, ये सिर्फ नॉन नेगेटिविटी वाले कंस्ट्रेंट इससे एग्जम्प्टेड हैं। x1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये नॉन नेगेटिविटी वाला कंस्ट्रेंट है ना, ये कंस्ट्रेंट इसको हम इक्वल नहीं करेंगे। अदरवाइज हमारा x1 इक्वल जितने भी डिसीजन वेरिएबल हैं इक्वल 0, वो सोल्यूशन आ जाएगा। इस तरह नहीं हमने करना। सेकंड क्या है, ऑल द वेरिएबल्स आर नॉन नेगेटिव, और ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि इनफैक्ट इसी कंडीशन की वजह से हमारा जो है ओरिजिन जो है वो CPF बनता है, इसी कंडीशन की वजह से। और हर LP मॉडल की ये जरूर कंडीशन होगी कि उसमें जितने भी डिसीजन वेरिएबल्स हैं वो नॉन नेगेटिव होंगे, वो नेगेटिव वैल्यूज एज्यूम कर ही नहीं सकते। तो पहला, कन्वर्टिंग इनइक्वालिटीज इनटू इक्वेशंस विद नॉन नेगेटिव राइट हैंड साइड। ठीक है, ये किस तरह हम करेंगे। टू कन्वर्ट अ लेस देन और इक्वल टू इनइक्वालिटी, कंस्ट्रेंट में इस तरह की इनइक्वालिटी आ सकती है ना, हम क्या करेंगे, इसका मतलब ये होता है कि ये फॉर एग्जांपल ये एक एग्जांपल लिखी हुई है कंस्ट्रेंट की जो कि रेडीमिक्स मॉडल से हमने लिया है। उसमें एक M1 की जो है रॉ मटेरियल M1 का यूजेज जो है, इफ वी प्रोड्यूस x1 एक्सटीरियर पेंट एंड x2 इंटीरियर पेंट, कंजम्पशन ये थी, और मैक्सिमम अवेलेबिलिटी पर डे ऑफ M1 मटेरियल इज 24 टन थी। ये हमने रेडीमिक्स प्रॉब्लम जो है डिस्कस किया हुआ है।
तो ये कंस्ट्रेंट बनता था। इसका मतलब ये है कि ये जो है लेफ्ट हैंड साइड जो है ये ज्यादा से ज्यादा इसके इक्वल हो सकती है या हमेशा कम रहेगी। तो हम क्या करते हैं, हम एक नॉन नेगेटिव वेरिएबल इंट्रोड्यूस कर देते हैं जो कि हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड पे ऐड कर देंगे। तो 6x1 प्लस 4x2 प्लस अ स्लैक वेरिएबल जिसको मैं s1 नाम लेता हूं, इसको हमने ये s1 इज सच अ वेरिएबल कि ये लेस देन वाली पॉसिबिलिटी जो है ये खत्म कर देता है और ये इक्वल बन जाएगा 24। यानी कि कंजम्पशन जो है s1 इज सच अ वेरिएबल that we add and our consumption of M1 raw material in fact equals the daily जो हमारे पास अवेलेबिलिटी है M1 raw material की। ऐसे वेरिएबल को जिसको हम यूज करें और जो कि नॉन नेगेटिव वैल्यू हो फॉर चेंजिंग द लेस देन और इक्वल टू इनइक्वालिटी इनटू equation, such a variable is known as a slack variable, and we will add a slack variable to every less than or equal to constraint of our OR problem. ठीक है, अब एग्जांपल ये ले रहे हैं इन द रेडी-मिक्स मॉडल, ये मैंने आपको पहले एक्सप्लेन कर दिया है। डिफाइनिंग S1 एज द स्लैक और अनयूज्ड अमाउंट ऑफ M1। ठीक है, द कंस्ट्रेंट कैन बी कन्वर्टेड टू द फॉलोइंग इक्वेशन, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया, वेयर S1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। जितने भी वेरिएबल्स हम इंट्रोड्यूस करेंगे वो सब नॉन नेगेटिव होंगे, क्योंकि नॉन नेगेटिविटी ये सिंप्लेक्स मेथड की एक एलपी प्रॉब्लम्स की एक प्रॉपर्टी है। अब अगर इनइक्वालिटी ग्रेटर देन और इक्वल टू हो कंस्ट्रेंट में to an equation, a non-negative surplus variable is subtracted। इसका मतलब ये है कि ये क्वांटिटी जो है लेफ्ट हैंड साइड पे ये ज्यादा है, उसकी लीस्ट वैल्यू ये है, तो हम एक सरप्लस वेरिएबल S1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 इंट्रोड्यूस करते हैं और इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं इससे, सच दैट दिस ट्रांसफॉर्म्स इनटू x1 प्लस x2 माइनस s1 इक्वल्स 800। इस वेरिएबल को जिसको हम सब्ट्रैक्ट करते हैं इसको हम कहते हैं सरप्लस वेरिएबल। ठीक है, एग्जाम्पल, एक फिर एग्जाम्पल ली गई है डाइट प्रॉब्लम। अगर आपको याद हो कि डाइट प्रॉब्लम हमने कंसिडर किया था अपने प्रीवियस लेक्चर्स में, उसमें एक कंस्ट्रेंट ये था। इनफैक्ट ये कंस्ट्रेंट क्या था कि डाइट जो हम बनाते हैं बाय मिक्सिंग कॉर्न एंड सोयाबीन, उस फॉर्म की ये रिक्वायरमेंट है कि कम से कम 800 पाउंड्स जो है वो डाइट बनानी है आपने, ज्यादा से ज्यादा आप जितनी मर्जी बना सकते हैं। दैट कंस्ट्रेंट लीड्स टू दिस वन। ठीक है, अब इसको हमने इक्वालिटी सिंप्लेक्स मेथड अगर अप्लाई करना है उस प्रॉब्लम पे, तो इसको मुझे इक्वेशन में ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि ये लेफ्ट हैंड क्वांटिटी जो है ये ज्यादा है राइट हैंड क्वांटिटी से। सो आई इंट्रोड्यूस्ड अ वेरिएबल, व्हाट वी कॉल the name of the variable is surplus variable, and I subtract that variable from this one। subtract, और ये S1 वेरिएबल ऐसा है कि ये इक्वल कर देता है 800 के। ठीक है, defining S1 as the surplus variable, the constraint can be converted to the following equation। ये यहाँ पे सॉरी इक्वेशन होगा। ठीक है, it is no more greater than or equal to, ये इक्वेशन में ट्रांसफॉर्म। That is the technique how we will transform each of our constraint into equations। पहले equations में ट्रांसफॉर्म किया करेंगे। फिर सेकेंड स्टेप क्या है कि राइट हैंड साइड जो है वो नॉन नेगेटिव हो। The only remaining requirement is for the right hand side of the resulting equation to be non-negative। अब राइट हैंड साइड जो है equations की नॉन नेगेटिव होनी चाहिए। The condition can always be satisfied by multiplying। यही मैं आपको बता रहा हूँ कि इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दें आप -1 से, तो आपका जो राइट हैंड साइड जो है जो नेगेटिव में अगर है तो वो पॉजिटिव में हो जाएगी। फॉर एग्जांपल ये कंस्ट्रेंट है आपका। ठीक है, सबसे पहले तो इस कंस्ट्रेंट को आप इक्वेशन में करें, क्योंकि याद रखिएगा कि अगर इनइक्वालिटी को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं माइनस साइन से, तो इक्वालिटी का साइन जो है वो चेंज हो जाता है।
ठीक है, अगर लेस देन इक्वल टू है तो वो ग्रेटर देन इक्वल टू बन जाता है, अगर ग्रेटर देन इक्वल टू है तो वो लेस देन और इक्वल टू बन जाता है। ठीक है, तो पहले मैं इसको ट्रांसफॉर्म करूंगा इक्वेशन में। अब ये लेस देन इक्वल टू है, इसका मतलब है मुझे एक स्लैक वेरिएबल चाहिए, स्लैक वेरिएबल जो कि मैं लेट्स से स्मॉल s1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, जो कि मैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड पे ऐड करता हूं तो ये इक्वल -3 आ जाता है। अब ये -3 है, सिंप्लेक्स मेथड अप्लाई करने के लिए राइट हैंड साइड नॉन नेगेटिव होनी चाहिए, तो मैं पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देता हूं -1 से। इट विल बिकम x1 minus x2 minus s1 equals 3. Now this is an equation with पॉजिटिव राइट हैंड साइड जो कि यहाँ पे लिखी हुई है। इस तरह का प्रोसीजर हम सबसे पहले हम अपने ओवर प्रॉब्लम को स्टैंडर्ड फॉर्म में ये जो 2 स्टेप्स मैंने बताए हैं उसमें कन्वर्ट करेंगे। पहला स्टेप क्या है कि एक्सेप्ट नॉन नेगेटिविटी कंस्ट्रेंट, ऑल द कंस्ट्रेंट शुड बी इन इक्वेशंस एंड राइट हैंड साइड ऑफ ईच कंस्ट्रेंट शुड बी पॉजिटिव नंबर। एग्जाम्पल है एक, शो हाउ द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव फंक्शन कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द इक्वेशन फॉर्म। ये आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, z यहाँ पे मिसिंग है, सॉरी। मिनिमाइज z इक्वल्स मैक्सिमम ऑफ दिस फॉर्म, इसको इक्वेशन की फॉर्म में आपने लिखना। अब ये एब्सोल्यूट वैल्यू है, एक ये एब्सोल्यूट वैल्यू है, एक ये है। अब एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अ रियल नंबर x की एब्सोल्यूट वैल्यू, ये इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है, डेफिनेशन अगर मैं लिखना चाहूं कि इफ इट गिव्स द वैल्यू x if x is greater than or equal to 0, it gives the value minus x if x is less than 0। इसका मतलब ये होता है कि x मॉड की पॉसिबल वैल्यूज जो हैं वो अगर a मॉड है, x -1 मॉड लिखा हुआ है, इसका मतलब ये होता है कि इसकी पॉसिबल वैल्यूज जो हैं वो -x -1, सॉरी, ये -1 लेस देन और इक्वल टू x -1 लेस देन और इक्वल टू, अगर ये लेस देन और इक्वल टू 1 है, इसके ये मतलब इसका होता है। ठीक है, इस प्रॉपर्टी का। और ये मॉड की प्रॉपर्टी यूज करके आपने ये जो मॉड में फंक्शन लिखे हुए हैं x1 माइनस x2 प्लस 3x3, इसकी लेस वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू आइडेंटिफाई करनी है। देन यू विल बी एबल टू फाइंड आउट कि इन दोनों एक्सप्रेशंस में से मैक्सिमम वैल्यू किसकी है। और याद रखिएगा कि x1 x2 और x3 जो है ये ऑल ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है। ठीक है, ये कंडीशंस यूज करके मैंने आपको हिंट दे दिया, यू कैन इजीली सॉल्व दिस वन। अब एक एलपी मॉडल अगर दिया गया है तो क्या हम ये निकाल सकते हैं कि उस एलपी मॉडल के अलजेब्राइकली मैथमेटिकल मॉडल दिया गया है ग्राफिकल, और उसमें डिसीजन वेरिएबल्स जो हैं वो 2 से ज्यादा हैं, तो हमें सिंप्लेक्स मेथड जिस एग्जांपल से मैंने स्टार्ट किया था वो तो कॉर्नर पॉइंट्स से ओरिजिन को कॉर्नर पॉइंट लेती थी, फिर एडजेसेंट कॉर्नर पॉइंट देखती थी ओरिजिन के, और फिर हम चेक करते थे कि ऑब्जेक्टिव वैल्यू, ऑब्जेक्टिव फंक्शन की बेटर वैल्यू तो नहीं है एडजेसेंट सीपीएफ पे, अगर है तो बेटर वैल्यू वाले सीपीएफ से रिप्लेस हम कर देते थे ओरिजिन को। ठीक है, अब इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैंने सिंप्लेक्स मेथड सीखना है तो मुझे ये पता चलना चाहिए कि एक अगर लीनियर प्रोग्राम मॉडल दिया गया है, मैथमेटिकल मॉडल मैथमेटिकल फॉर्म में दिया गया है, तो उसके कॉर्नर पॉइंट्स कितने पॉसिबल हैं। क्योंकि प्लॉट तो नहीं मैं कर सकता, तो कॉर्नर पॉइंट्स कितने पॉसिबल हैं ये हम जान सकते हैं। द आंसर इज यस, ये स्लाइड में लिखा हुआ है, अलजेब्राइक डिटर्मिनेशन ऑफ कॉर्नर पॉइंट्स। अब इसमें ये इन अ सेट ऑफ m क्रॉस n इक्वेशंस, क्योंकि हम अपने एलपी मॉडल को हमेशा इक्वेशंस में ट्रांसफॉर्म करेंगे उसके कंस्ट्रेंट्स को, दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग इक्वेशंस।
अगर m क्रॉस n इक्वेशंस हो, इसका मतलब क्या होता है कि आपके पास m कंस्ट्रेंट है और n आपके पास डिसीजन वेरिएबल है। क्या मतलब है? m कंस्ट्रेंट है आपके पास और n आपके पास डिसीजन वेरिएबल है। डिसीजन वेरिएबल्स ठीक है। देन इफ वी सेट, और m जो है लेस देन n है, ये अजम्पशन है। इफ वी सेट n माइनस m वेरिएबल्स इक्वल टू 0 एंड देन सॉल्व द m इक्वेशंस। n माइनस m जितनी इक्वेशंस हैं उससे ज्यादा जितने वेरिएबल्स हैं उन तमाम, कोई भी वेरिएबल्स हम लेके उनको उतने नंबर ऑफ वेरिएबल्स को अगर हम 0 कर दें तो हमारे पास m इक्वेशंस और m वेरिएबल्स आ जाएंगे। द रिजल्टिंग सॉल्यूशन इफ इट एग्जिस्ट। अब सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन की दो ही पॉसिबिलिटीज होती हैं। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट होगा या इनकंसिस्टेंट होगा। इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का क्या मतलब है कि नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। कंसिस्टेंट का मतलब होता है कि सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, सॉल्यूशन एग्जिस्ट। अब इसमें दो पॉसिबिलिटीज होती हैं कि एक यूनिक सॉल्यूशन आए और एक इन्फिनिट मैनी सॉल्यूशंस आए। ठीक है, अब ये सिर्फ कंडीशन है कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, m इक्वेशंस हैं आपके पास और m अननोन्स हैं, क्योंकि आपने जो डिफरेंस था n माइनस m उतने वेरिएबल्स की वैल्यूज क्या कर दी, 0 कर दी। तो आपके पास m अननोन्स आ गए और m भी इक्वेशंस हैं। तो आपका रिजल्टिंग सिस्टम, अगर द रिजल्टिंग सोल्यूशन ऑफ द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इफ यूनिक, अगर यूनिक होगा, इज कॉल्ड अ बेसिक सोल्यूशन। उसको हम कहते हैं बेसिक सोल्यूशन। इसका मतलब ये हुआ कि n माइनस m वेरिएबल्स को हम 0 किया करेंगे और जो इक्वेशंस आएंगी उन इक्वेशंस को सॉल्व किया करेंगे। उन इक्वेशंस का अगर सोल्यूशन एग्जिस्ट करे, ये भी पॉसिबल है सोल्यूशन एग्जिस्ट ही ना करे, अगर सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा और यूनिक होगा तो हम कहेंगे कि दिस इज अ बेसिक सोल्यूशन। और जिन वेरिएबल्स की वैल्यूज आएंगी उन वेरिएबल्स को हम कहेंगे कि दीज आर द बेसिक वेरिएबल्स and must correspond to a feasible or infeasible corner point of the solution space। और ये बेसिक सोल्यूशन जो है ये या feasible होगा या infeasible होगा। This means that the maximum number of corner points एक LP प्रॉब्लम m constraints के साथ n डिसीजन वेरिएबल्स के साथ दिया गया हो तो उसमें कॉर्नर पॉइंट्स जो हैं वो ये होगा, ये जो कॉम्बिनेशन है CNM का। और ये कॉम्बिनेशन जो हैं, आई होप कि यू विल बी फेमिलियर विद द कॉम्बिनेशंस ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय m फैक्टोरियल इनटू n माइनस m फैक्टोरियल होता है। फॉर एग्जांपल C32 आपने निकालना है तो दैट विल बी 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल इनटू 3 माइनस 2 फैक्टोरियल विच बिकम्स 3, इसका आंसर आता है। और फैक्टोरियल क्या होता है? 3 फैक्टोरियल मीन्स 1 इंटू 2 इंटू 3। जो भी नंबर n फैक्टोरियल मीन्स 1 इंटू 2 इंटू 3 अप टू सो ऑन n फैक्टोरियल का ये मतलब होता है। फैक्टोरियल की नोशन भी मैंने आपको बता दिया है इफ यू डोंट रिमेंबर, और ये कॉम्बिनेशन CNM का फॉर्मूला भी मैंने आपको बता दिया है। लेकिन OR में हमारा इंटरेस्ट क्या है कि नंबर ऑफ कॉर्नर पॉइंट्स फॉर एन LP प्रॉब्लम विल बी the combinations of Cn, where n is the number of decision variable and m is the number of equations। in fact decision variables, अब आपका जब LP प्रॉब्लम को आप equations में करेंगे तो only decision variables नहीं होंगे, slack variables भी हो सकते हैं, surplus variables भी होंगे। तो ये जो n नंबर है, this number includes your slack variables as well as surplus variables, जो आज के लेक्चर में ही हमने
सीखें। अब ये एक एग्जांपल है, 2/2 से हमने स्टार्ट किया है क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप 2/2 से रियलाइज कर सकें सिंप्लेक्स मेथड के ऑपरेशंस जो हैं। अभी तक हमने सिंप्लेक्स मेथड डिफाइन नहीं किया, सिर्फ उसकी सिंप्लेक्स मेथड अप्लाई करने के लिए रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो हम पढ़ लें। कंसिडर द फॉलोइंग एलपी विद 2 variables. Maximize z equals 2x1 plus 3x2 subject to this one. So the first condition, अगर मैंने LP या सिंप्लेक्स मेथड अप्लाई करना है तो LP मॉडल को कंस्ट्रेंट्स जो हैं उसको मैं क्या करूंगा, इक्वेशंस में ट्रांसफॉर्म करूंगा। इक्वेशंस में ट्रांसफॉर्म करने के लिए यहाँ पे मुझे एक स्लैक वेरिएबल ऐड करना पड़ेगा। लेट्स से S1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ऐड कर दिया मैंने S1 और ये इक्वलिटी बन जाएगी। सिमिलरली यहाँ पे एक और स्लैक वेरिएबल S2 ऐड करना पड़ेगा, ये भी इक्वलिटी बन जाएगी। x1 x2 ग्रेटर देन 0 है और ये एज इट इज रहेंगे। अब मैंने चेक किया कि राइट हैंड साइड जो है ये पॉजिटिव ही है, यस पॉजिटिव है, तो सिंप्लेक्स मेथड की रिक्वायरमेंट्स जो है ये पूरी कर रही हैं। तो ये इसकी फॉर्म मैंने लिखी हुई है, स्टैंडर्ड फॉर्म in order to apply the simplex method where S1, S2, X1, X2 are greater than equal to 0। नॉन नेगेटिविटी कंडीशन जो है ये हम कहते हैं। अब इस प्रॉब्लम को मैंने ग्राफिकली भी सॉल्व किया, ठीक है। अब ग्राफिकली सॉल्व करें, इसके कॉर्नर पॉइंट्स फिजिबल रीजन आप कर सकते हैं। ये A है, ये B है, ये C पॉइंट है और ये D पॉइंट है, ठीक है। A, B, C, D, अदर देन दैट कॉर्नर पॉइंट्स E और F भी आ रहे हैं। अब पिछला फार्मूला ही अगर मैं यूज करूं, इसमें इक्वेशंस में कितने वेरिएबल्स हैं, 4 वेरिएबल्स हैं, ठीक है। और इसमें इक्वेशंस कितनी है, 2 इक्वेशंस हैं, ठीक है। तो 4 नंबर ऑफ कॉर्नर पॉइंट्स कितने होंगे, 4 2। इसको कैलकुलेट करें, 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल इनटू 4 माइनस 2 फैक्टोरियल। अब 4 फैक्टोरियल 1 इंटू 2 3 4, 2 फैक्टोरियल 1 इंटू 2, ये 2 आता है, ये भी 2 फैक्टोरियल 1 इंटू 2, तो ये क्या बन जाएगा, 6 बन जाएगा। दिस एलपी प्रॉब्लम्स मस्ट हैव 6 कॉर्नर पॉइंट्स, 6 कॉर्नर पॉइंट्स। अब ये कॉर्नर पॉइंट्स जो हैं आप देख सकते हैं, 1 2 3 4 5 और ये 6 कॉर्नर पॉइंट्स आ रहे हैं, जिनमें फिजिबल भी हैं और इनफिजिबल कॉर्नर पॉइंट्स भी हैं। ऑल कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ द एलपी प्रॉब्लम जो है ये। अब हमने पिछली स्लाइड में बेसिक सॉल्यूशन की टर्मिनोलॉजी जो है वो इंट्रोड्यूस की थी। अब इसको अगर ग्राफिकली मैं सॉल्व करूं तो ऑप्टिमल सॉल्यूशन ये आ रहा है, x1 इक्वल्स 1, x2 इक्वल्स 2, जो कि मेरे कंस्ट्रेंट, इन दोनों कंस्ट्रेंट्स की इंटरसेक्शन है। और ये सॉल्यूशन ऑब्टेन किया जा सकता है S1 इक्वल 0 करने से और S2 इक्वल्स मेरे जो स्लैक वेरिएबल्स मैंने इंट्रोड्यूस किए हैं, इनको अगर मैं 0 करूं तो मेरे पास ये ऑप्टिमल सॉल्यूशन जो है आ जाता है इस प्रॉब्लम का। और आप ये कर सकते हैं ग्राफिकली निकाल के, जैसे मैंने वे बताया हुआ है कि इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन को आप लाइन इसकी प्लॉट करें और देन मूव करें लाइन को इन द इंक्रीजिंग डायरेक्शन सच दैट। और ये मैं बार बार काफ़ी मैंने एग्जांपल्स करवाई थी, आई होप कि यू कैन डू इट। दिस इज द ऑप्टिमल सॉल्यूशन, ठीक है। और इसको आज के लेक्चर में स्टार्ट मैंने एग्जांपल की थी उससे भी किया जा सकता है कि सिंप्लेक्स मेथड के एल्गोरिथम से किया जाए, इनिशियलाइज ओरिजिन से करें, फिर ऑब्जेक्टिव फंक्शन की एडजेसेंट जो है ये 2 कॉर्नर पॉइंट्स आएंगे, इन पे वैल्यूज देखें, जो बेटर वैल्यू है वो कैंडिडेट ले लें, उसके एडजेसेंट देखें, अल्टीमेटली यू विल रीच हियर, ठीक है। ये ग्राफिकल आप 2x2 सिंपल होता है, आप कर सकते हैं, इससे भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये ऑप्टिमल सोल्यूशन जो है ये मेरे स्लैक वेरिएबल्स को 0 रखने से आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरा बेसिक सोल्यूशन जो है, दिस इज व्हाट वी कॉल द बेसिक सोल्यूशन। क्योंकि पिछली स्लाइड में मैंने यही कहा था ना कि 4
आपके पास वेरिएबल्स हैं, 2 जो हैं इक्वेशंस हैं, तो 4 माइनस 2 वेरिएबल्स, इतने वेरिएबल्स आप इक्वल 0 करें। तो मैं 4 माइनस 2 क्या बनता है 2, मैंने यहाँ पे S1 S2 0 किया है, तो मैं ऑप्टिमल सोल्यूशन पे आ गया हूं। लेकिन जरूरी नहीं है कि S1 S2 0 करें। लेट्स से मैं X1 0 कर देता हूं और X2 0 कर देता हूं, तो मेरी ये इक्वेशंस, 2 इक्वेशंस क्या बन जाएंगी, S1 इक्वल्स 4 और S2 इक्वल्स 5। 4 एंड 5 जो है ये मेरा बेसिक सोल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, 4 एंड 5। इसी तरह हम सिर्फ कंडीशन ये है कि बेसिक सोल्यूशन के लिए आपने जो डिफरेंस आ रहा है नंबर ऑफ वेरिएबल्स और नंबर ऑफ इक्वेशन का, उतने वेरिएबल्स 0 करने हैं और जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन आएगा उसको सॉल्व करना है। अब ये x1 x2 0 करने से S1 की वैल्यू 4 आ रही है और S2 की वैल्यू 5 आ रही है। अब x1 और x2 0 कहां पे होते हैं, ओरिजिन पे। इसका मतलब है हमारे प्रॉब्लम का ये सोल्यूशन है। अब स्लैक वेरिएबल्स थे ये तो हमने खुद से इंट्रोड्यूस किए थे। यू कैन इमेजिन कि ये सिर्फ डम्मी सा, और ये ऑप्टिमल सोल्यूशन भी नहीं है, क्योंकि ग्राफिकली हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, आप कर सकते हैं और आप देख सकते हैं कि ये सोल्यूशन नहीं है इसका। लेट्स सी द नेक्स्ट स्लाइड। अब इस स्लाइड में मैंने एक टेबल दिया गया है और ग्राफिकल सोल्यूशन भी मैंने दिए गए हैं। टेबल में मैंने लास्ट एग्जांपल के लिए 4 माइनस 2 वेरिएबल्स मुझे 0 करने थे और देन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को मैंने सॉल्व करना था। अब मैं दो वेरिएबल्स को 0 कर रहा हूं। जो वेरिएबल्स मैं 0 ले लेता हूं उनको नॉन बेसिक वेरिएबल्स कहते हैं। जैसे मैंने अभी x1 इक्वल 0 लिया था और x2 इक्वल 0 लिया था, तो ये नॉन बेसिक वेरिएबल हुए। और मेरी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस ने S1 इक्वल्स 4 दिया था और S2 इक्वल्स 5 सोल्यूशन दिया था, तो ये मेरे बेसिक वेरिएबल हुए। जिन वेरिएबल्स को हम 0 रखते हैं, 0 वैल्यूज अज्यूम करते हैं, वो नॉन बेसिक वेरिएबल्स। जिन वेरिएबल्स को हम सिस्टम के इक्वेशंस को सॉल्व करके वैल्यूज निकालते हैं, दीज आर नोन एज द बेसिक वेरिएबल। तो पहले 2 को हमने करना है इक्वल 0, तो मैंने ये 0 किया, नॉन बेसिक हुआ, तो मेरा S1 S2 की ये वैल्यू आई और कॉर्नर पॉइंट भी मेरे आ गए। ए जो मैंने नाम रखा था A, इस कॉर्नर पॉइंट का B नाम है, इस कॉर्नर पॉइंट का C नाम है, इस कॉर्नर पॉइंट का D नाम है, इस कॉर्नर पॉइंट का F और इस कॉर्नर पॉइंट का F। तो x1 x2 जब मैंने 0 किया तो मेरे पास A कॉर्नर पॉइंट आया। जब x1 इक्वल 0 और S1 इक्वल 0 किया तो मेरा ये नॉन बेसिक वेरिएबल बन गए। बेसिक वेरिएबल मेरे x2 और S2 बन गए। इसकी इक्वेशन मैं सॉल्व करूंगा अपने कंस्ट्रेंट इक्वेशन में और मेरे पास सोल्यूशन जो है 4 माइनस 3 आता है और ये दिस कॉरस्पॉन्ड्स टू द F इस विच इज इनफिजिबल सोल्यूशन। अब ये देखें हर कॉर्नर पॉइंट जो है वो हम इक्वेशंस अलजेब्राइकली कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारे पास 2x2 से ज्यादा भी सिस्टम दिया गया होगा हम इसी तरह का ही काम करेंगे। ठीक है, और ये एल्गोरिथम हमने सीखना है सिंप्लेक्स मेथड में। तो ये फिजिबल, ये कॉर्नर पॉइंट आया, ये तो फिजिबल ही नहीं है, तो ऑब्जेक्टिव वैल्यू की z की कोई वैल्यू नहीं आएगी। ठीक है, फिर ये पॉसिबिलिटी है कि मैं x1 और S2 को 0 कर दूं, तो x2 और S1 मेरे बेसिक वेरिएबल होंगे, उसको सिस्टम को मैं सॉल्व करूंगा, वैल्यूज ये आएंगी, तो मेरा कॉर्नर पॉइंट B आ रहा है, ये फिजिबल है और वैल्यू इसकी 7.5 आ रही है। ठीक है, इस B पॉइंट के कोरस्पॉन्ड, ये कॉर्नर पॉइंट के कोरस्पॉन्ड। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि algebraically I am calculating all the corner points and behind the scene idea क्या है कि n माइनस m वेरिएबल्स को 0 करके, उनकी वैल्यूज को 0 करके, n माइनस m जैसे इस एग्जांपल में 2 आ रहा है, 2 वेरिएबल्स को 0 करके उन वेरिएबल्स को मैं नॉन बेसिक वेरिएबल कहूंगा और मेरी इक्वेशंस जो हैं वो ट्रांसफॉर्म हो जाएंगी 2 वेरिएबल्स में और 2 इक्वेशंस में इस पर्टिकुलर केस में। और जनरली अगर मैं बोलूं तो m इक्वेशंस होंगी और m वेरिएबल्स होंगे। ठीक है,
m इक्वेशंस, m वेरिएबल्स का सोल्यूशन मैं कैलकुलेट कर लूंगा। उस सोल्यूशन को मैं देखूंगा कि ये फिजिबल है और ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है, वो ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू कैलकुलेट कर लूंगा। उसके बाद फिर एक और डिफरेंट चॉइस लूंगा, जैसे इस टेबल में ऑल चॉइसेस ली गई हैं फॉर दिस 2x2, जो ओरिजिनल एलपी मॉडल में डिसीजन वेरिएबल 2x2 थे, उन सब के कोरस्पॉन्ड मैं डिसाइड करूंगा कि मेरा सॉल्यूशन कॉर्नर पॉइंट जो आ रहा है वो फिजिबल है। फिजिबल अगर है तो z की वैल्यू भी करूंगा। तो ऑप्टिमम जिसकी मैक्सिमम, अगर मैक्सिमाइज का प्रॉब्लम है वो मैक्सिमम ऑप्टिमम वैल्यू, बेटर वैल्यू जो है ऑब्जेक्टिव फंक्शन की, जो भी फंक्शन देगा वो हमारा क्या होगा, ऑप्टिमम सॉल्यूशन होगा। जैसे इस 2x2 सॉल्यूशन में एक रिमार्क लिखा हुआ है, लेट्स गो थ्रू द रिमार्क। आई होप कि मैंने एक्सप्लेन कर दिया होगा। द सिंप्लेक्स मेथड एलिवेट्स। अब ये एग्जांपल जो हमने की है, इसका मतलब ये है कि जितने भी कॉर्नर पॉइंट्स होंगे उन कॉर्नर पॉइंट्स के लिए हमें डिसाइड करना पड़ेगा कि ये फिजिबल है कि नहीं। अब कॉर्नर पॉइंट्स, कितने कॉर्नर पॉइंट्स होंगे, वो फार्मूला ये है, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय m फैक्टोरियल n माइनस m फैक्टोरियल। लेट्स से कि आपके पास n जो है वो 10 है, ठीक है, डिसीजन वेरिएबल 10 है, और m इक्वल्स लेट्स से आपके पास 5 है। यू कैलकुलेट दिस नंबर, इट्स अ लार्ज नंबर। और अगर और बड़ा नंबर आप देखना चाहते हैं तो n को 100 ले लें, m को 5 ले लें। आप कॉम्बिनेशन कैलकुलेट करें, इतने ज्यादा फिजिबल कॉर्नर पॉइंट्स, इतने ज्यादा कॉर्नर पॉइंट्स को हम किस तरह चेक करेंगे। सिंप्लेक्स मेथड इसीलिए डेवलप किया गया है, टू गेट रिड ऑफ ऑल द अननेसेसरी कॉर्नर पॉइंट्स विच आर इनफिजिबल एंड विच आर नॉट ऑप्टिमल। ठीक है, द सिंप्लेक्स मेथड, रिमार्क में यही लिखा हुआ है, द सिंप्लेक्स मेथड एलिवेट्स this computational burden dramatically by investigating only a fraction, a small part of basic feasible solution। और हर feasible solution जो है वो corner point होता है। In essence, the simplex method utilizes an intelligent search procedure। ये सिंप्लेक्स मेथड का एसेंस है, इंपॉर्टेंस है, ब्यूटी है सिंप्लेक्स मेथड की। इन एसेंस द सिंप्लेक्स मेथड यूटिलाइजेस एन इंटेलिजेंट सर्च प्रोसीजर दैट लोकेट्स द ऑप्टिमम कॉर्नर पॉइंट इन एन एफिशिएंट मैनर। अब वो एफिशिएंट मैनर क्या है, ये हमने सीखना है। ये एक और एग्जांपल मैंने ली हुई है जिसमें हम स्लैक वेरिएबल सिर्फ करेंगे। एंड इफ यू रिमेंबर कि ये हमारा प्रॉब्लम, ये हमने कंसिडर किया हुआ, ग्राफिकली इसको सॉल्व किया हुआ। ओरिजिनल फॉर्म ऑफ द मॉडल ये है हमारी, ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन है। वी हैव टू मैक्सिमाइज विंडो ग्लास कंपनी के लिए ये हमने सॉल्व किया था। x1 लेस देन इक्वल टू 4, 2x2 लेस देन इक्वल टू 12, 3x1 प्लस 2x2 लेस देन इक्वल टू 18। अब अगर इसको मैं इक्वेशन में करना है तो आई नीड वन स्लैक वेरिएबल S1, इसको इक्वेशन में करना है S2, S3, और ऑल दीज आर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और ये सब मैं इधर ऐड कर दूंगा एंड आई विल चेंज देम टू इक्वेशंस, और ये मेरा इक्वेशंस में बना हो यहाँ पे। ठीक है, वेयर ऑल द वेरिएबल्स आर ग्रेटर देन 0। ये यहाँ पे लिखा मैंने, स्लैक वेरिएबल्स को भी x3, x4 और x5 से डिनोट किया हुआ है। आप s1, s2, s3 नेम तो मैटर नहीं करता, जिससे मर्जी कर लें। ठीक है, एन ऑगमेंटेड सॉल्यूशन। अब ये जो कुछ डेफिनेशंस मैंने आपको बताई हैं, इसको हम देख लेते हैं कुछ एग्जांपल्स के साथ। ऑगमेंटेड सॉल्यूशन क्या है? जब हमने स्लैक वेरिएबल्स इंट्रोड्यूस कर दिए, और कितनी इक्वेशंस हैं यहाँ पे, 1 2 3 इक्वेशंस हैं। वेरिएबल्स कितने हैं? 5 वेरिएबल्स हैं। ठीक है, तो आपके पास 5 माइनस 3 इक्वल्स 2 बन रहा है। इसका मतलब है 2 वेरिएबल्स आप 0 करेंगे, उनकी वैल्यू 0 करेंगे। लेट्स से x1 इक्वल 0 एंड x2 इक्वल 0। 2 वैल्यूज
दो वेरिएबल्स की वैल्यूज को 0 कर दिया, ये क्या वेरिएबल्स बन गए, नॉन बेसिक वेरिएबल्स बन गए। अब आपकी इक्वेशंस कौन सी बन गई हैं, इक्वेशंस इनके लिए बन जाएंगी x3 equals 4, x4 equals 12 and x5 equals 18। अब ये मेरे बेसिक वेरिएबल्स बन गए। अब टोटल सॉल्यूशन प्रॉब्लम का क्या, एलपी प्रॉब्लम का क्या हो गया, x1 equals 0 equals x2 एंड दिस वन। अब ये हमने एक्चुअल तो हमारे डिसीजन वेरिएबल ये दो है ना, x1 और x2, तो ये हमने खुद से ऐड किए ना, x3 x4 x5 विच आर द स्लैक वेरिएबल्स। ठीक है, तो ऐसे सॉल्यूशन को हम कहते हैं ऑगमेंटेड सॉल्यूशन। An augmented solution is a solution for the original variables, the decision variables that has been augmented by the corresponding values of the slack variables. Example, augmenting the solution 3 2 in the example, इस example का 3 2 एक solution है to this one because the corresponding values of the slack variables are x3 equals 1, x4 equals 8। ये भी एक example है augmented solution की। अब basic solution ये मैंने आपको बता दिया है, is an augmented corner point solution। A basic feasible solution is an augmented CPF। These are the definitions. The only difference between basic solutions and corner point solutions, or between basic feasible solution and corner point feasible solution, is whether the values of the slack variables are included or no. अगर if the values of the slack variables are included, then वो basic solution तो basic feasible solution तो होगा, corner point feasible solution होगा या नहीं होगा ये हम चेक करेंगे। Thus the corner point feasible solution 0 6 in the example is equivalent to the basic feasible solution, this one, x1 equals 0 और x2 equals 6 जो है, ये वैल्यूज यहाँ डाल के बाकी वेरिएबल्स की वैल्यूज जो है वो हम निकाल सकते हैं। बेसिक सोल्यूशन हैज सम प्रॉपर्टीज, उसकी हम प्रॉपर्टीज जो है आइडेंटिफाई कर लेते हैं। ईच वेरिएबल इज डेजिग्नेटेड एज ईदर अ नॉन बेसिक वेरिएबल और अ बेसिक वेरिएबल इन एलपी प्रॉब्लम्स। यस, जिन वेरिएबल्स की वैल्यूज 0 है वो नॉन बेसिक है, जिन वेरिएबल्स की वैल्यूज नॉन 0 है जो इक्वेशंस को सॉल्व करके आई हैं वो बेसिक वेरिएबल्स हैं। द नंबर ऑफ बेसिक वेरिएबल्स इक्वल्स द नंबर ऑफ फंक्शनल कंस्ट्रेंट, नंबर ऑफ रोज। नाउ एलपी को जब हम इक्वेशंस में कर लेते हैं तो ये इक्वेशंस हैं। देयरफॉर द नंबर ऑफ नॉन बेसिक वेरिएबल्स इक्वल्स द टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स माइनस द नंबर ऑफ फंक्शनल कंस्ट्रेंट, और ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया। द नॉन बेसिक वेरिएबल्स आर सेट इक्वल टू 0। नॉन बेसिक वेरिएबल्स को सेट करते हैं हम 0 के। इनफैक्ट डेफिनेशन ये की थी कि जिनका वैल्यूज 0, द वैल्यूज ऑफ द बेसिक वेरिएबल्स आर ऑब्टेन्ड एज द साइमल्टेनियस सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। ये मैंने आपको पहले एक्सप्लेन कर दिया। इफ द बेसिक वेरिएबल्स सेटिस्फाई द नॉन नेगेटिविटी कंस्ट्रेंट, द बेसिक सॉल्यूशन इज अ बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। ठीक है, ये बेसिक सॉल्यूशन की टर्मिनोलॉजीज, कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो कि हमने लिस्ट की हैं। वी आर ऑलमोस्ट एट द एंड ऑफ आवर लेक्चर। एट द एंड ऑफ आवर लेक्चर एक प्रैक्टिस प्रॉब्लम जो है ये मैंने आपके लिए चूज किया हुआ है। इस प्रैक्टिस प्रॉब्लम को प्लीज जरूर सॉल्व कीजिएगा। लेट मी एक्सप्लेन दैट अ लिटिल बिट। प्रैक्टिस प्रॉब्लम एक्सप्लेन कर दूं ताकि आपके लिए इजी हो। कंसिडर द फॉलोइंग एलपी with 2 variables, maximize this one and this, these are the constraint। अब इसको LP मॉडल के लिए सबसे पहले तो आपने इक्वेशन फॉर्म करनी है। तो स्लैक वेरिएबल x1 प्लस 3x2 प्लस s1 इक्वल 6, 3x1 प्लस 2x2 प्लस s2 इक्वल्स 6, where x1, x2, s1, s2 are all greater than or equal non-negativity condition. Determine all the basic solutions of the problem and classify them as a feasible and infeasible solution. Use direct substitution in the objective function to determine the optimum basic feasible solution, and you can do all these 5
questions you can answer all these. पहला तो मैंने कर ही दिया. मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ये बेसिक वेरिएबल्स, नॉन बेसिक वेरिएबल्स और इसका आइडिया, जो कॉन्सेप्ट जो मैंने आज के लेक्चर में दिया है, ये आप अच्छी तरह जो है अंडरस्टैंड आपने किया होगा और आप प्रैक्टिस प्रॉब्लम खुद से सॉल्व कर सकेंगे. अभी तक हमने सिंप्लेक्स मेथड डेवलप नहीं किया. उसकी पहले रिक्वायरमेंट्स पढ़ी हैं, फिर ग्राफिकल सॉल्यूशन में बेसिक टर्मिनोलॉजीज जो डिफाइन की हैं उसके अकॉर्डिंगली हमने एग्जांपल से देखा है कि ये टर्मिनोलॉजीज किस तरह हम पर्टिकुलर एक एलपी प्रॉब्लम के लिए निकाल सकते हैं. और 2x2 वेरिएबल्स के लिए ही किया. अभी तो मुश्किल क्वेश्चंस तो हमने किए नहीं, डिफिकल्ट क्वेश्चंस इन विच वी हैव मोर वेरिएबल्स. इनफैक्ट इन्हीं प्रॉब्लम्स के लिए और कुछ मुश्किल प्रॉब्लम्स के लिए जिसमें वेरिएबल्स 2 से ज़्यादा हों, मैं सिंप्लेक्स मेथड जो है वो आपको सिखाऊंगा कि किस तरह करते हैं. टिल द नेक्स्ट लेक्चर, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर डियर वंस. अल्लाह हाफिज़.